हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों की। तो हमारा जो आज का टॉपिक है हेलो एल्केन के रासायनिक गुण और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की एल्किल हैलाइड देते हैं। एक होती है SN1 और एक होती है SN2। जैसे कि आपको बताया गया था कि तीन प्रकार के एल्किल हैलाइड होते हैं: प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो जो SN1 क्रिया और SN2 अभिक्रिया है, कौन कौन से एल्किल हैलाइड देते हैं पहले समझ लें। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और तीसरा होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा एक बात जो मैंने आपको भौतिक गुणों में बताई थी कि जब कोई भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिकर्मक जो हैलाइड अभिकर्मक है उससे प्रबल होता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होने लगती हैं। तो SN1 अभिक्रिया और SN2 में प्राथमिक एल्किल हैलाइड दिखाते हैं SN2 अभिक्रिया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड दिखाते हैं SN1 और SN2, ये दोनों तरह की क्रिया देते हैं। और हमारा तृतीयक एल्किल हैलाइड देता है SN1 अभिक्रिया। अब इनको मैं आपको अलग अलग बता देता हूं, SN2 क्या है और SN1 क्या है। पहले बात कर लेते हैं हम SN1 अभिक्रिया की। देखो, S और N न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। 1 का मतलब एकाणुक, तो इसे हम हिंदी में कहेंगे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनका अभिक्रिया वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN1 अभिक्रिया कहलाती हैं। और ये अभिक्रिया दो पदों में होती हैं। फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया वेग केवल अभिकारक के एक अणु, मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, ऐसी अभिक्रियाएं SN1 अभिक्रिया या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो इनका जो अभिक्रिया वेग होगा वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अब ये अभिक्रियाएं दो पदों में होंगी। पहले पद में इन अभिक्रियाओं में हम देखेंगे एक कार्बोनियम आयन या कार्ब धनायन बनेगा। कैसे ये क्रिया होती है, जैसे मैंने आपको बताया तृतीयक हैलाइड में होती है। तो हम बात करेंगे, एग्जांपल लेंगे हम तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पर जलीय KOH की क्रिया से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनता है। ब्यूटिल अल्कोहल बनता है। तो देखिए किस प्रकार से क्रिया रहती है। ये हमारा हो गया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड प्लस KOH जलीय विलयन में है, तो ये बन जाएगा हमारा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल
KCl। अब इसकी अगर हम जब क्रियाविधि देखते हैं, तो जब हम इसकी क्रियाविधि देखेंगे तो हमें पता लगेगा इसे हम SN1 क्यों कहते हैं। देखिए, मैकेनिज्म, पहली क्रिया अगर हम देखते हैं तो ये एक स्लो क्रिया है, मंद पद। मंद पद में कार्बोनियम आयन या कार्ब धनायन का बनना। यहां पर ये स्लो स्टेप है और इस स्लो स्टेप में हम देखते हैं कि एक कार्ब धनायन बन जाता है। ये जब कार्ब धनायन बनता है तो अब हम इस पर जो हमारा नाभिक स्नेह विकर्मक है जो KOH से आ रहा है OH, अब उस OH की क्रिया हम इस पर अग्र दिशा से भी करा सकते हैं और पश्च दिशा से भी कर सकते हैं। वैसे तो हम इसे सीधा ऐसे दिखा देते, CH3CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस OH, ये हमारा नाभिक इसने विकर्मक है। यहाँ ये फास्ट क्रिया होगी, तीव्र, और ये अल्कोहल बन जाएगा। तो जो हमारा मंद पद होता है, स्लो स्टेप, ये हम रासायनिक बलगतिकी में पढ़ के आए हैं। किसी अभिक्रिया के वेग को मंद पद में जो अभिकारक होते हैं, फिर इस बात को आप समझे, मंद पद में जितने अभिकारक होते हैं उन अभिकारकों के अणुओं की संख्या पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। और यहाँ केवल एक अणु है जिसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, तो इसलिए एक अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो ये हमारी SN1 क्रिया हो गई। अब इसी में हम यहाँ साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि इसमें अगर हम इस यौगिक को देखते हैं तो इस यौगिक से हमारे दो तरह के, इसमें तो देखो तीनों CH3 हैं, लेकिन अगर हमारा कोई ऐसा कार्बन हो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड में, या बात करें हम तृतीयक हैलाइड में, जो कैसा हो, जो कायरल हो या असममित कार्बन परमाणु हो। असममित कार्बन परमाणु का मतलब है, यहां से आप देखेगा हम क्या बताने जा रहे हैं। जैसे ये हमारा एक असममित कार्बन परमाणु है, इसको हम असममित कहेंगे क्योंकि हम यहां देख रहे हैं इस कार्बन के चारों परमाणु अलग अलग जुड़े हैं। जब किसी कार्बन, इस बात को आप ध्यान रख लेंगे, ऐसा कार्बन परमाणु जिस कार्बन परमाणु पर चारों संयोजकताओं पर अलग अलग मूलक लगे हों या अलग अलग समूह लगे हों, ऐसा कार्बन परमाणु हमारा कायरल CHIRAL कायरल या असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। और इस प्रकार के यौगिक हमारे कायरल यौगिक कहलाते हैं। तो ये कायरल यौगिक का मतलब है कि ये ऐसे यौगिक हैं जो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम कक्षा 11 में बात करें तो कक्षा 11 में हमने समावयवता पढ़ी थी। वहां हम जब प्रकाशिक समावयवता पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं प्रकाशिक समावयवता केवल वे ही यौगिक प्रदर्शित कर सकते हैं जिनमें कायरल कार्बन एटम होता है। तो ये कायरल कार्बन एटम अगर है तो अगर इसका धनायन बना है, क्योंकि यहां तो हमने आपको टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड एक एग्जांपल लेके दिखा दिया है, ये इसका मैकेनिज्म यहीं तक है। लेकिन अगर हमारा कोई ऐसा एल्किल हैलाइड है या तृतीयक एल्किल हैलाइड है जिसमें तीनों अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बनने वाला उत्पाद है वो हमारा प्रकाशिक समावयवी में डी रूप भी हो सकता है और एल रूप भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ गया होगा कि डी रूप क्या है, एल रूप क्या है। इसके लिए पहले तो मैं यही कहूंगा आपको कि आप कक्षा 11 में जो प्रकाशिक समावयवता है उसे अच्छी तरह से जाकर पढ़ लें, तो आपको डी रूप एल रूप भी पता लग जाएगा। डी और एल के मिश्रण को हम रेसिमिक रूप कहते हैं। डी वे होते हैं जो ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाते हैं और एल वे होते हैं जो ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो अब ये जो OH हमारा लगेगा, देखो इस OH की अगर हम बात करेंगे तो ये OH हमारा डिपेंड करेगा। अगर हम इसे ऐसे मान लें, यहां आपको मैं दिखा रहा हूं किस प्रकार से ये
OH हमारा डिपेंड करने वाला है। अगर ये OH हमारा, ये हमारा देखिए मैं इसी से दोनों आपको बना के दिखाता हूं। अगर OH हमारा आगे की तरफ से अग्र दिशा से अटैक करता है, OH इधर जाके अटैक करता है, तो हमारा जो कंपाउंड बनने वाला है वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है। और अगर हम देखें ये पश्चिम दिशा से अटैक कर ले, बैकवर्ड इधर आके जुड़े, तो ये हमारा यहां पर OH हो जाएगा और ये R, ये H और ये R'। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है कि इसमें देखना है कि जो कम परमाणु क्रमांक वाला तत्व है उससे हम देखेंगे कि अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व की ओर चलेंगे। तो हम देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक अगर हम कोई भी कार्बन लेते हैं, मान लीजिए CH3 है, ठीक है, तो ये हमारा H हो जाएगा और ये OH, इसका O ज्यादा है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है। कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये हमारा D रूप बनता है। और यदि हमारा यहां पर हम देखें H और फिर ये उसके बाद फिर ये धीरे धीरे अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है। ठीक है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कौन सा हमारा D रूप है और कौन सा हमारा L रूप है। और D और L रूप को देखने के लिए हमें इन चार, अभी मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी इसमें परेशानी आ रही होगी, मैं इसे थोड़ा सा आपको खोल के दिखाता हूं। ये देखिए ये H, ये हमारा मान लीजिए CH3, ये OH और ये हमारा हो गया CH2 CH3। तो देखो यहां पर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका 6 है, इसका भी 6 है और इसका 8 है। ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमेशा कम परमाणु क्रमांक वाले तत्व से अधिक परमाणु क्रमांक वाले की तरफ हमें चलना है। तो ये 1, जो फिर 6, तो इसके बाद ये है, ये नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके साथ दूसरा भी कार्बन है। यहां अगर हम देखेंगे, इसको अगर हम खोल दें तो देखिए ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस कार्बन का दूसरा कार्बन नहीं है, अर्थात ये 6 वाले से ही जुड़ा है। लेकिन अगर हम इसको खोलते हैं तो देखते हैं ये कार्बन है और यहाँ भी एक कार्बन है, तो इसका परिमाण अधिक होता है। चूंकि इसका परिमाण अधिक है तो कम तो यही है ना, तो फिर हम इधर को मूव करना शुरू करेंगे और जब हम इधर को मूव करना शुरू करेंगे तो हमारा क्लॉकवाइज आता है। ठीक है। और अगर हमारा OH इधर आ जाए, अब देखिए मैं इसकी बात कर लेता हूं, ये आपको D रूप समझ में आ गया, क्लॉकवाइज। अगर हम OH इधर ले लें और ये हमारा इस तरीके से रहे, तो अब हम देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक 1 है। अब हम इसे इधर को ले जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, इस वाले यौगिक में एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इस वाले यौगिक में हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये हमारा L रूप होता है। L माने लेफ्ट साइड में, जो ध्रुवित प्रकाश को कैसे घुमा देता है? लेफ्ट साइड में घुमा देता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अध्ययन कक्षा 11 में जो समायोजकता है उसमें प्रकाशिक समायोजकता आप कर लेंगे। बस हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो अगर हम बात करें SN1 अभिक्रिया से जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं वे रेसिमिक मिश्रण देते हैं, D और L का मिश्रण देते हैं। विशेष आपको इस चैप्टर में हमें समझने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारी SN1 क्रिया हो गई, क्योंकि एक अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। अब 2 अणु की सांद्रता पर अगर निर्भर करती है तो हम क्या करेंगे? तो जब वो होती है हमारी SN2 क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? SN2। जैसा कि नाम में मैंने पहले बताया था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन 2 माने द्विअणुक, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, ये अंग्रेजी में इसका हो गया। अब यहां आप देखेंगे ये जो अभिक्रिया है, फिर हम बता देते इसकी परिभाषा, गौर से सुनिएगा।
वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया वेग दो अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, SN2 अभिक्रिया कहलाती हैं या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। और ये एक ही पद में हो जाती है। कितने पद में हो जाती है? एक ही पद में। इसमें एक संक्रमण अवस्था आ जाती है, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसमें दोनों अभिकारक पाए जाते हैं। आपको मैं इसका अभी जब वो करके दिखाऊंगा, क्या बोलते हैं उसे हम, मैकेनिज्म, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिएगा आप, ये हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड है RX प्लस KOH से हमने क्रिया की, तो ये हमारा चलिए KOH है, ROH एल्कोहल बन गया और KX देख लें। अगर हमने यहाँ पे CH3Cl लिया है, KOH हो गया हमारा जलीय, CH3OH प्लस KCl, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं CH3Br प्लस KOH, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा इसका मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको इसके मैकेनिज्म में बताया था कि ये इसका मैकेनिज्म रहता है। इसमें जो हम ये देखिए, ये CH3Cl, इसमें जो OH का आक्रमण है वो पीछे की तरफ से होगा, हमेशा पीछे की तरफ से इसलिए किया जाता है इसमें क्योंकि जो OH है वो एक स्ट्रॉन्ग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिकर्मक है। तो ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है ये पीछे से इसलिए आक्रमण करता है जिससे आसानी से कार्बन तक पहुंच जाए और कार्बन के साथ बंध बना ले। क्या बना ले? कार्बन के साथ बंध बना ले। तो यहां हम देखते हैं कि OH आयन नाभिक स्नेही अभिकर्मक पीछे से आक्रमण करने आ रहा है इसके पास, और एक स्थिति ऐसी बन जाती, देखिएगा पहला ही पद है और ये स्लो स्टेप वाला पद है, और यहां एक मध्यवर्ती या संक्रमण अवस्था डेवलप हो जाती है जिसमें आप देख रहे हैं OH का बंध कार्बन के साथ बनने जा रहा है और क्लोरीन का बंध टूटने जा रहा है। तो ये देखिए आप, इसमें ही हमारे नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी है और एल्किल हैलाइड भी है, तो दोनों इसमें उपस्थित हैं, यहाँ भी और यहाँ भी हमारे दोनों उपस्थित हैं। तो स्लो स्टेप में दोनों हैं, तो इसलिए अभिक्रिया वेग दोनों अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहाँ जब ये फास्ट स्थिति में आएगा तो ये इस प्रकार से OH और ये Cl नेगेटिव, तो ये CH3OH। यहाँ मैं फिर आपको याद दिला दूं कि इसमें जो आक्रमण होगा वो कार्बन के पीछे की तरफ से होगा। तो पीछे की तरफ से अगर कार्बन का होता है तो ये, इसको हम प्रतिलोमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन, क्योंकि इसका जो विन्यास है, अभी देखिए अगर हम बात करें, ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, हम ऐसा मान लें कि ये एक आदमी है और ये एक छाता है, तो अभी इस नाभिक स्नेही अभिकर्मक के ऊपर CH3 का छाता है, लेकिन इधर OH पे इधर से छाता आ गया। तो अभी ये इस साइड से था, बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड से, और अब इसमें राइट हैंड साइड से आ गया। तो इसे कहते हैं हम विन्यास का बदल जाना। क्या कहते हैं? विन्यास का बदल जाना। तो यहाँ पर पूरा विन्यास चेंज हो जाता है, पूरा इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, इसलिए हम इसे प्रतिलोमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन। तो ये रिवर्स हो जाता है, ये देखिएगा प्रतिलोमन, यहां पर प्रतिलोमन, बदल जाना, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स विन्यास, प्रतिलोमन विन्यास। तो ये चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन बोलते हैं, क्योंकि उल्टा हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं आपकी यहाँ जो स्लो स्टेप था इसमें दोनों हमारे अणु हैं, तो इसलिए इसका अभिक्रिया वेग किस पे डिपेंड कर रहा है? RX की सांद्रता पर भी कर रहा है और न्यूक्लियोफिलिक की सांद्रता पर भी कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक इसमें OH है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो SN1 अभिक्रियाएं होती हैं वे एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती हैं, और उनमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो रेसिमिक मिश्रण होता है। और जब हम SN2 अभिक्रिया कराते हैं तो ये दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा प्रतिलोमित विन्यास का
प्राप्त होता है। तो ये हमारी कुछ बातें हो गई। अब अगर हम बात करेंगे, यहाँ भी आपको बता दूं मैं कि ये जो नाभिक स्नेही SN1 या SN2 अभिक्रियाएं हैं, इनमें जो एल्किल हैलाइड का अभिक्रियाशीलता है, किसकी? एल्किल हैलाइड की, तो वो किस प्रकार से इनके प्रति रहती है। यदि हमारे एल्किल हैलाइड ऐसे हैं, देखो दो तरह के एल्किल हैलाइड हमारे रह सकते हैं। एक वे जिनमें अलग अलग हेलोजन है, जैसे हमने RI, RBr, RCl और R हमारा F। तो हम देखते हैं परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ, मैंने आपको भौतिक गुण में बताया था, इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। तो ये तो SN1 और SN2 अभिक्रिया के साथ इस प्रकार से इनकी क्रियाशीलता रहेगी जब इनके अलग अलग हेलोजन परमाणु रहेंगे। और जब इनका सेम हेलोजन परमाणु होते हैं तो ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो हम देखते हैं SN1 के प्रति तृतीयक एल्किल हैलाइडों का ये क्रम रहता है ये, और SN2 के प्रति उल्टा क्रम रहता है इस प्रकार से, ठीक है। 1 डिग्री जो होता है उसकी क्रियाशीलता SN2 के प्रति अधिक होती है। इसलिए हम बताते हैं आपको कि जो SN1 अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारे प्राथमिक एल्किल हैलाइड देते हैं, और जो SN2 अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारे तृतीयक एल्किल हैलाइड देते हैं, और जो द्वितीयक वाले हैं वो दोनों तरह की अभिक्रियाएं अधिकतर देते हैं। तो ये हमारी कुछ बातें हो गई हैं जिससे आपको समझ में आया होगा कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक किस प्रकार से क्रियाएं करते हैं। ये जो आपको बताया गया इतना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल आपको ध्यान रखना है SN1 क्रिया क्या है और SN2 क्रिया क्या है। ध्यान रखेंगे आप, तृतीयक एल्किल हैलाइड के लिए हमारी SN1 क्रिया है और प्राथमिक एल्किल हैलाइड के लिए हमारी SN2 अभिक्रिया है। बाकी इतना अधिक आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सीधा हम रासायनिक गुणों की बात कर लेंगे। या हम इसमें लेंगे जलीय KOH के साथ या जलीय सिल्वर ऑक्साइड के साथ एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्कोहल। ये हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया का पहला उदाहरण। तो हम सीधी रिएक्शन देंगे RX प्लस KOH इज इक्वल टू ROH प्लस KX। अगर हमने यहां पर एथिल ब्रोमाइड लिया है तो एथिल ब्रोमाइड प्लस KOH, एथिल अल्कोहल प्लस KBr। यहां आपको ये एक्वस माने जलीय लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये अल्कोहलिक होगा तो एल्कीन बन जाएंगे, इसलिए आप जलीय शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा C2H5Br के साथ ही Ag2O का जलीय विलयन होगा, तो Ag2O का जलीय विलयन का मतलब होता है हमारा 2AgOH। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी 2C2H5OH 2AgBr। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे C2H5Br प्लस AgOH, C2H5OH प्लस AgBr। इसका बी पार्ट है हमारा विलियमसन संश्लेषण क्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया होती है ये भी। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? ये ईथर बनाने की क्रिया है। क्या बनाने की क्रिया है? ईथर। एल्किल हैलाइड जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, ध्यान रखेंगे, जब एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो संगत ईथर बनते हैं। क्या बनते हैं? संगत ईथर। देखो जैसे ये हमने RX लिया है और ये हमने RONA एल्कोक्साइड गर्म करेंगे तो ROR प्लस NaX, तो ये हमारा ईथर बन गया।
ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें C2H5Br है, इसकी क्रिया C2H5ONA सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर बनते हैं। और आपको बता दें यही सेम क्रिया जिसमें ईथर बनते हैं वो क्रिया हमारी किसके साथ हो सकती है? शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ। जैसे यहां हमने जलीय सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया की थी, यहां अगर हम शुष्क सिल्वर ऑक्साइड ले लें Ag2O, वो भी ड्राई शुष्क, तो हम देखते हैं बन जाता है डाई एथिल ईथर C2O C2H5 प्लस 2AgBr, ये डाई एथिल ईथर। तो ये ईथर बनाने की हमारी दो अभिक्रियाएं हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये अभिक्रिया हम देखते हैं। ये हमारी है पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। इसमें हमारा एल्किल साइनाइड बनेगा, एल्किल साइनाइड। देखिए आप RX प्लस KCN इज इक्वल टू RCN प्लस KX। यहां पर अगर हम एथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं C2H5Br प्लस KCN, तो ये C2H5CN एथिल साइनाइड प्लस KBr एथिल साइनाइड। नेक्स्ट देखेंगे सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया। सिल्वर साइनाइड में जो हमारा सिल्वर साइनाइड, देखिए पोटेशियम साइनाइड हमारा एक आयनिक यौगिक है और सिल्वर साइनाइड हमारा एक कोवैलेंट या सहसंयोजक यौगिक है। इसमें आइसोसाइनाइड बनते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। देखेंगे RX प्लस KCN इज इक्वल टू RNC प्लस KX, C2H5Br प्लस KCN AgCN प्लस AgBr। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको बताया था जो साइनाइड होता है वो एक एम्बिडेंटेंट ग्रुप है। जब हमने आपको उपसंयोजक यौगिक पढ़ाए थे तो मैंने आपको तो CN हमारा कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है और नाइट्रोजन भी होता है। तो ये कार्बन की तरफ से भी जब ये आक्रमण करेगा तो हम इसे साइनाइड ग्रुप कहेंगे, और जब ये नाइट्रोजन की तरफ से करेगा तो हम इसे आइसोसाइनाइड कहेंगे। तो यहाँ ये नाइट्रोजन की तरफ से करता है सिल्वर के कंपाउंड में, तो CN ये साइनाइड है, यहाँ पर हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉन युग्म जाता है, और जब ये NC होता है तो यहाँ हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म जाता है। तो इस तरीके से ये आइसोसाइनाइड है और ये साइनाइड है। दोनों ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरफ से ये हमारे आक्रमण कर रहे हैं, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। अब दूसरी क्रिया है हमारी, ये हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं में ही चल रहा है। फिर नेक्स्ट क्रिया आ जाती है हमारी KNO2 से क्रिया। KNO2 से जब हम क्रिया करते हैं E, तो ये हमारा एथिल नाइट्राइट बनाता है। क्या बनाता है? एथिल नाइट्राइट। मतलब यहां पर जो ग्रुप है वो ONO है। देखेंगे हम C2H5Br प्लस KNO2, तो ये इस प्रकार से जुड़ता है C2H5ONO प्लस KBr। ठीक है, तो इसे बोलेंगे एथिल नाइट्राइट। यहां पर भी आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड याद करना पड़ेगा, वही वाला। जब ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा तो NO2 ग्रुप होता है, ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा तो नाइट्राइट ग्रुप होता है। तो अगर यही रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट के साथ हो जाए AgNO2 से, तो हमारा नाइट्रोएथेन बनता है।
C2H5Br एथिल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन दिखा रहा हूं आपको, आप RX से भी दिखा सकते हैं, प्लस AgNO2 और ये हो जाएगा C2H5NO2 प्लस AgBr नाइट्रोएथेन। अगर हम इसे सामान्य के लिए लिखना चाहेंगे तो C2H5 के R लिखेंगे, Br के लिए X लिखेंगे, AgNO2 और ये देखिए RNO2 प्लस AgX, इस तरीके। ऐसे इसमें भी कर सकते थे हम RX प्लस KNO2, ये जनरल क्रिया है, RONO प्लस KX, तो ये जनरल क्रिया है। इसमें हमारा कुछ भी हो सकता है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, जो चाहे वो हमारा यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट क्रिया है हमारी अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ क्रिया, इस क्रिया में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन बनते हैं। इसे हाफमैन अमोनोलिसिस क्रिया भी कहा जाता है। देखिए रिएक्शन कैसे रहती है हमारी। अमोनिया के साथ मान लीजिए हम एथिल ब्रोमाइड ही शुरू करते हैं, चलिए मैं R से कर देता हूं, आप एथिल ब्रोमाइड से बाद में अपने आप करिएगा। RX प्लस NH3, तो NH2 ग्रुप, अमीन ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि NH2 एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिकर्मक की तरह कार्य करता है, तो ये जगह RNH2, तो देखो NH2 इसमें आ गया, तो एक H बचा और एक X, HX बाहर। अब इस क्रिया को हम कैसे कराते चलेंगे, RNH2 की क्रिया दूसरे RX के साथ, और यहाँ पे हम वही H और X को बाहर निकालेंगे, HX, तो R कितने हो गए, 2, R ट्वाइस, NH रह जाएगा। तो ये प्राथमिक अमीन है और ये सेकेंडरी अमीन है। फिर दोबारा रिएक्शन करेंगे हम एल्किल हैलाइड के साथ ही सेकेंडरी अमीन की, फिर वही स्थिति, एक H है, एक X बाहर, तो ये हमारा R होल थ्राइस N, ये हमारी कौन सी हो गई, तृतीयक अमीन। और अभी यहां पर इसमें रुकावट नहीं आती और आगे एक बना लेता है। मैंने तो आपको बताया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन पर एक हमारा लोन पेयर रहता है, इसलिए आगे भी क्रिया कर सकता है। और RX की फिर क्रिया हो जाती है, ये जो हमारा लोन पेयर है यहाँ पर एक उपसैचुरेटेड बंध बन जाता है, और अब ये एक एडिशनल कंपाउंड, एक योगात्मक कंपाउंड बन जाएगा R, अब आप देखेंगे होल 4N, जैसे आप देखते हैं अमोनियम NH4, ऐसे अमोनियम और X हैलाइड, तो इसे बोलते हैं हम चतुष्क क्वाटरनरी साल्ट होता है, चतुष्क अमोनियम एल्किल हैलाइड। एल्किल माने एथिल ब्रोमिड जो भी होगा, हैलाइड माने क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी होगा। तो यहां पर आप सब जगह C2H5Br चेंज करते हैं, तो ये C2H5NH2 हो जाएगा, ये डाइएथिल अमीन हो जाएगा, ये ट्राइएथिल अमीन हो जाएगा, और ये हो जाएगा चतुष्क अमोनियम एथिल हैलाइड ब्रोमाइड या चतुष्क अमोनियम टेट्रा एथिल ब्रोमाइड। इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसी प्रतिस्थापन क्रिया में ही हम एक और क्रिया देखते हैं आपकी, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से क्रिया। KSH से क्रिया, तो देखेंगे हम C2H5Br हैलाइड प्लस KSH
तो हमारे मर्केप्टोन बनेंगे। यहाँ पे बनते हैं एल्किल थायो एल्कोहल भी हम इन्हें कहते हैं, थायो एल्कोहल या मर्केप्टोन। तो ये हो जाएगा हमारे C2H5SH एथिल थायो एल्कोहल या एथिल मर्केप्टोन। और बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो एथिल मर्केप्टोन है ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है, और ये गंध आप अपनी रसोई घर में अक्सर सूंघते हैं। जो आपका एलपीजी है, एलपीजी के अंदर जो गंध आती है वो एथिल मर्केप्टोन की आती है, C2H5SH की। तो ये गैस हमारी कहाँ भरी रहती है? एलपीजी के साथ रहती है, जिससे हमें उसकी लीकेज का पता चल जाता है। ठीक है, वैसे एलपीजी हमारा गंधहीन होता है, लेकिन चूंकि वो एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है, फ्लेमेबल गैस है, तो जब कोई ज्वलनशील गैस होती है तो ऐसी गैस को कैसे लीकेज पता करें? तो कोई ना कोई उसमें गंध मिलाते हैं, और वो गंध मिलाई जाती है एथिल मर्केप्टोन की। नेक्स्ट क्रिया है आपकी सिल्वर लवण से क्रिया, और ये सिल्वर लवण कार्बोक्सिलेट की क्रिया है। ये सिल्वर एसीटेट, सिल्वर लवण से क्रिया कराते हैं तो हमारे एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। देखिए RX प्लस RCOOAG, तो AgX अलग हो जाएगा और रह जाएगा हमारे पास RCOOR। ये हमारा एस्टर बन जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं, हमने बनाया C2H5Br प्लस सिल्वर एसीटेट CH3COOAG। ये एसीटेट, ये सिल्वर एसीटेट, तो बन गया हमारा यौगिक CH3COOC2H5 सिल्वर एसीटेट प्लस AgBr। तो ये हमारी कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो जाती है। इसके बाद आती है हमारी विलोपन अभिक्रियाएं। दूसरी तरह की हेलोएल्केन के गुण है विलोपन क्रियाएं। विलोपन का मतलब है कि इसमें से कुछ निकल जाएगा। ये जो विलोपन क्रिया होती है ये एल्कोहलिक KOH के साथ होती है, और ये उन्हीं के साथ होगी जिस एल्किल हैलाइड में कम से कम 2 कार्बन होने जरूरी हैं, क्योंकि इसमें एल्कीन बनती है, एल्कीन बनती है। क्या बनती है? एल्कीन। इसे हम विहाइड्रो हैलोजनीकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन निकलता है और एक हैलोजन। V बने रहित होना, एक हाइड्रोजन से और एक हैलोजन से। देखिए जैसे CH3CH2Br है, इसके हम KOH के साथ क्रिया करेंगे। देखो सबसे पहले भी मैंने आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया में KOH से क्रिया कराई थी। मैंने आपको बताया था वहां जलीय लिखना जरूरी है, क्योंकि जलीय अवस्था में OH नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की तरह काम करता है। यहाँ पर ये वो क्रिया नहीं होगी, ये एल्कोहलिक अवस्था होगी, और इसमें जो यौगिक बनता है वो रहता है अभिकर्मक एथोक्साइड आयन। कौन सा रहता है? एथोक्साइड। तो ये बन जाता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। तो ये एक एथिलीन बना। इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखें, क्रियाविधि आपको दिखा देता हूं साथ ही साथ। तो देखो कैसे एक एक हैलोजन, ये जो इसमें KOH है एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। देखो एथिल अल्कोहल प्लस KOH, मान लीजिए एथिल अल्कोहल में KOH को घोला गया है, तो ये एथोक्साइड आयन मिलेगा। क्या मिलेगा? एथोक्साइड आयन इतना, और एक वाटर प्लस K पॉजिटिव, ऐसे रहता है। तो ये जो एथोक्साइड आयन है ये एथिल ब्रोमाइड पर पीछे से आक्रमण करेगा और इसके हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो यहां पर ये हाइड्रोजन ले लेता है, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, और ये ब्रोमीन टूट जाता है, तो एक ब्रोमीन ये K के साथ चला जाएगा, KBr बना देगा।
यहां पर रह जाता है केवल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस, अगर हम बात करें अभी KBr की बात नहीं करेंगे, C2H5OH प्लस Br नेगेटिव, और ये KBr बना के पूरी रिएक्शन हो जाती है जब इनसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखो हमारा जो एथिल ब्रोमाइड था, उस एथिल ब्रोमाइड से एक हाइड्रोजन निकला और एक ब्रोमीन निकला, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, इसलिए इस क्रिया को कहा हमने विहाइड्रोहेलोजनीकरण। ठीक है, तो धातुओं के साथ क्रिया, ए मैग्नीशियम के साथ क्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ गर्म होकर क्या बनाते हैं, गर्म होकर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है। अभिकर्मक, इसे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं। बनाता है। अब देखिए हम रिएक्शन दिखाते हैं आपको। RX प्लस Mg गर्म करेंगे RMgX, ये बन गया। C2H5Br प्लस Mg गर्म करेंगे, ईथर की उपस्थिति रखेंगे, C2H5MgBr एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है। दूसरी क्रिया है हमारी इसमें वुड्स क्रिया। वुड्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट क्रिया रहती है, ये भी आपने कक्षा 11 में एल्केन बनाने में पढ़ा है। वुड्स अभिक्रिया क्या है, एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्केन बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे RX प्लस सोडियम 2X एक और, तो एक एल्किल हैलाइड इधर लिया, एक इधर लिया, तो ये देखिए आप 2NaX बाहर, ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो R सिंगल बॉन्ड R और 2NaX, इसे हम कहेंगे एल्केन। अब ये एल्केन इन पर डिपेंड करेगा, यदि दोनों सेम है, जैसे ये CH3 तो एथेन बन जाएगा, ये C2H5 ये C2H5 तो ब्यूटेन बन जाएगा, अगर एक CH3 एक C2H5 है तो प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एल्केन हम वुड्स अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्रिया रहती है। एक और इसी की बहन है जिसे हम कहते हैं वुड्स फिटिग अभिक्रिया। उसमें यहां एल्किल हैलाइड में एरिल हैलाइड भी प्रयोग कर लेते हैं। कौन सा प्रयोग कर लेते हैं, एरिल हैलाइड। जब हम आपको हेलो एल्केन बताएंगे तब भी, हेलो एरीन बताएंगे तब भी इस क्रिया को बताऊंगा मैं आपको। RX प्लस 2Na प्लस X और या AR मतलब एरिल मूलक। अभी दिखाता हूं मैं एक रिएक्शन आपको करके। ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे RAR प्लस 2NaX। माने अगर हम इस क्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो ये इस प्रकार से होगी। C2H5Br प्लस, अगर हमने C2H5 CH3 भी ले सकते हैं, लो CH3 ले लेते इस बार, प्लस 2Na और यहां ब्रोमोबेंजीन C6H5, तो ये 2NaBr बाहर, और यहां बन जाता है ईथर की उपस्थिति में ही गर्म करेंगे और यहां बन जाएगा हमारा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3, या इसे इस तरह से भी लिख सकते CH3 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस 2NaBr। और इस C6H5 को चूंकि ऐसे बेंजीन करके लिखा जाता है तो ये बन जाएगा
टोलुइन। तो इससे हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बनते हैं। तो ये हमारी वुड्स फिटिग अभिक्रिया हो गई। एक और क्रिया हम इसमें करते हैं जो वुड अभिक्रिया की तरह ही होती है, उसे कहते हैं फ्रैंकलैंड क्रिया। उसमें एल्किल हैलाइड को RX को जिंक धातु के साथ गर्म करेंगे, बाकी सेम रिएक्शन रहेगी, एल्केन ही बनेगी। गर्म ईथर और ये हमारा बन गया R सिंगल बॉन्ड R प्लस ZnX2। ठीक है, ये एल्केन। अब जैसे मैंने आपको बताया ये R अलग अलग भी हो सकती है। अगर ये CH3 C2H5 ये तो प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये क्रिया हो गई। अब एक क्रिया और रहती है आपकी सामान्य लिथियम के साथ क्रिया। तो उच्च ताप पर हमारे ये लिथियम आदि धातुओं के साथ क्रिया करके एल्किल लिथियम या एल्किल कोई भी मेटल का भी यौगिक बनाते हैं, जैसे CH3Br प्लस 2 लिथियम। गर्म करेंगे लगभग 573 केल्विन ताप पर, तो बन जाएगा CH3Li मेथिल लिथियम प्लस LiBr। तो ये हमारी धातुओं के साथ क्रिया हो गई है एल्किल हैलाइड की। अब हमारी आती है चौथे तरह की क्रियाएं, अपचयन क्रियाएं। अपचयन से हमें ध्यान रखने हैं, हमें 4 नंबर की हमारी क्रिया है अपचयन क्रिया। अपचयन क्रिया में हम यहां सिर्फ इतना लिखेंगे, अपचायक पदार्थों की उपस्थिति में अब वो कोई सा भी अपचायक हो सकता है की उपस्थिति में एल्केन बनती है। बोले तो कौन कौन से अपचायक पदार्थ हैं? अपचायक पदार्थ लिख देता हूं मैं कुछ आपको। हम निकिल की उपस्थिति में कर सकते हैं हाइड्रोजन से रिएक्शन। हम जिंक कॉपर युग्म और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में भी अपचयन कर सकते हैं। हम HI और लाल फास्फोरस के द्वारा भी अपचयन कर सकते हैं। इन सबको हम तीर के ऊपर दिखा सकते हैं अपचायकों को। तो RX प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन, बस ये इसी तरह से हम क्रिया दिखा दें और कोई सा भी अपचायक ऊपर लिखा जा सकता है। निकिल लिखा जा सकता है या ZnCu लिखा जा सकता है या HI और लाल P लिखा जा सकता है। ये इनमें से कोई भी एक अपचायक लगाएं तो हमारी ये क्रिया हो जाती है। गर्म करें तो RH एल्केन प्लस HX। अगर हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं तो ये हमारी अपचायक ले लिया हमने जिंक कॉपर युग्म और एथिल अल्कोहल, तो ये हो गया एथेन प्लस HBr। पांचवी हमारी क्रिया है समावेवीकरण। समावेवीकरण का मतलब है जो हमारे एल्किल हैलाइड थोड़े से उच्च एल्किल हैलाइड होते हैं, अगर उन्हें हम AlCl3 की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका समावेवी प्राप्त होता है। जैसे ये है हमारा CH3 CH2 CH2Br। कौन सा है ये हमारा? आपको ध्यान आ रहा हो तो प्रोपिल ब्रोमाइड। ये नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। ब्रोमोएथेन भी कह सकते हैं, इसे हम 1 ब्रोमोएथेन भी कहेंगे। 1 ब्रोमोएथेन AlCl3 की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो हमारा ये आइसोमेरिज्म, एक आइसोमर उत्पन्न होगा, इसी का एक समावेवी होगी। इसे हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमो प्रोपीन। तो दोस्तों ये हमारे रासायनिक गुण हो गए हैं एल्किल हैलाइड के। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको आपको एथिल ब्रोमाइड को
फोकस करते हुए बताया है, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड मुख्य रूप से पहले कोर्स में हुआ करती थी पूरी, लेकिन इस बार क्योंकि इनका विरचन माने इनके बनाने की विधियां कोर्स से हटा दी गई हैं कोविड के कारण, इसलिए मैंने आपको केवल इनके रासायनिक गुण आपको बताए हैं। और ऐसा समझा जाता है कि चूंकि एथिल ब्रोमाइड हमारे कोर्स में रहता है तो एथिल ब्रोमाइड कर बेस्ड ये क्रियाएं आपको आएंगी। आप इन क्रियाओं को बार बार करके देखिएगा। आर एक्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आर और एक्स में कुछ भी बदल के दिया जा सकता है। जैसे आर एक्स को आप क्या क्या लिख सकते हैं, फिलहाल मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि एक्स की जगह कोई भी हेलोजन हो सकती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई सी भी, एनीवन। और आर की जगह भी आपका CnH2n+1 कुछ भी हो सकता है ना। n बराबर 1 रखेंगे तो CH3 तो हो गया मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल आयोडाइड, मेथिल फ्लोराइड। और n बराबर 2 रखा तो एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड, एथिल फ्लोराइड। ऐसे कुछ भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। रिएक्शन आपकी बाकी जो की तो हो जाएगी। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को बताइएगा। थैंक यू।